कबीर ने घड़ी की ओर देखा। जय अब तक घर पहुंच गया होगा। मंजीत, हाँ, बस अब सब सही हो जाए। पता नहीं क्या गुजर रही होगी उस पर। देव, कल रात कितना शांत हो गया था, बिना किसी से बोले यूं ही चुपचाप चला गया। कबीर का ध्यान अब ऋषभ की तरफ गया। तुझे क्या हुआ? ऋषभ, यही सोच रहा हूँ कि अपने घर जाकर जो कुछ मैंने फेस किया था वो जय को फेस ना करना पड़े। वहाँ लोग उसे कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी उसके लिए। फिर ये कड़वी यादें भुलाए नहीं भूलती। कबीर, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जय संभाल लेगा, बस उसे कुछ समय देना होगा खुद को। स्विनी और राशि कमरे में बैठी हुई थी, तभी दीपक का फोन आने लगा। राशि ने कॉल रिसीव की। कुछ पता चला उस लड़के का? दीपक, हाँ, मैंने वहां जाकर सब पता किया। ये फैमिली बहुत अच्छी है। पता है, जिस किसी से भी मैंने उनके बारे में पूछा है सबने तारीफ ही की है। राशि, और रोहन? दीपक, वो तो घर का सबसे छोटा और लाडला लेकिन जिम्मेदार और शांत लड़का है। दिखने में भी मासूम सा ही है बेचारा। उसके भाई भी आर्मी में हैं और 2 भाभियां यहाँ रहती हैं, जिनमें से एक शांत है तो दूसरी तुम्हारी भी गुरु। राशि समझ गई कि दूसरी भाभी जरूर तारा ही होगी। दीपक, मेरी मानो तो शादी के लिए हाँ कह दो, क्योंकि तुम तो जैसे चलती फिरती आफत हो, तुम्हें वो संभाल सकता है। कहते हुए दीपक हंसने लगा। राशि, तुम्हें जितना पता लगाने को कहा था उतना ही बताओ। दीपक, वही तो बता रहा हूँ। एक भी वजह नहीं है जिसकी वजह से तुम उसे शादी के लिए मना कर दो। राशि यह सुनकर मुस्कुरा दी। मैं बाद में बात करती हूँ, थैंक यू। राशि ने फोन रख दिया। स्विनी अब उसे देख मुस्कुराने लगी। तो क्या सोचा है तुमने राशि? अब तो तुम्हारे पास कोई वजह भी नहीं है लड़के को ना बोलने की। राशि मुस्कुरा दी। बात तो सही है तेरी, लेकिन इतनी जल्दी भी क्या है? पहले मुझे थोड़ा समझ तो लेने दे उसे। स्विनी, और वो कैसे होगा? राशि ने कुछ सोचकर रोहन को फोन किया, लेकिन वो कहीं बिजी था इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर पाया। स्विनी, अब क्या करने वाली हो? राशि शर्माने का नाटक करते हुए बोली, कुछ नहीं, बस बात करने वाली थी ताकि थोड़ा अच्छे से समझ सकूं उसे। स्विनी, हम सब समझते हैं, तुम उसकी खिंचाई करना चाहती हो। राशि हंसने लगी। जय धीमे धीमे कदमों से आगे घर की तरफ बढ़ने लगा। उसके आसपास जितने भी लोग थे सभी की नजरें उस पर आ जमी। उन लोगों में आपस में कानाफूसी होने लगी जो जय को सुनाई पड़ रही थी। कोई कह रहा था कि देखो ये है बड़ा पोता, आज तीसरे दिन आया है, तो कोई कह रहा था कि बेचारी दादी आखिरी बार इससे मिल भी नहीं पाई, बस इसकी फिक्र में ही डूबी रहती थी। जय को अब याद आने लगा कि दादी आर्मी में होने वाले जोखिम को देखकर उसे उसमें ना जाने के लिए कहा करती थी, पर जय ने ठान लिया था कि इस बार वो पीछे नहीं हटेगा। तब से लेकर आखिरी बार तक जब उसकी दादी से बात हुई थी, हर बार वो उसे आर्मी से वापस लौटकर आने के लिए कहा करती। हर रोज वो जय की फिक्र में डूबी रहती। अपनी यादों में डूबा हुआ जय घर के अंदर आ चुका था। तभी किसी जानी पहचानी आवाज से जय पुरानी यादों से बाहर निकल आया। उसने सामने अपने छोटे भाई वैभव को देखा। वैभव ने आगे बढ़कर जय को गले से लगा लिया और रोने लगा। आपको पता है हम सब ने आपका कितना इंतजार किया। दादी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं। वो आखिरी बार आपसे मिलना चाहती थी, पर ऐसा हो नहीं पाया। जय वैभव को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसकी नजर अब इधर उधर किसी को ढूंढ रही थी। जब उसकी तलाश पूरी नहीं हुई तो उसने वैभव से पूछा, माँ पापा कहाँ हैं? वैभव कुछ कहता कि चुप हो गया और जय के पीछे की तरफ देखने लगा। जय ने मुड़कर देखा तो सामने माँ पापा दोनों खड़े थे। जहाँ माँ के चेहरे पर जय को देखकर सुकून था, वहीं हाथों में दादी की अस्थियों का कलश लिए पापा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जय की नज़र उस कलश पर पड़ी जिस दादी की गोद में उसे हमेशा ही ढेर सारा सुकून मिलता था। आज वो बस एक कलश में सिमट कर रह गई थी। पापा ने एक बार जय की तरफ देखा और आगे पंडित जी की तरफ बढ़ चले। माँ ने उन्हें रोकना चाहा। जय से तो मिल लीजिए, वो भी तो कितना दुखी।
पापा ने बात काटते हुए कहा, हाँ दिख रहा है मुझे दुख, तभी तो जनाब आज घर आ रहे हैं। माँ तो मेरी छोड़कर गई है, किसी और को क्या फर्क पड़ता है। बड़बड़ाते हुए वो पंडित जी के पास चले गए। माँ और वैभव ने जय की ओर देखा जो एकदम शांत खड़ा था। माँ, तुम्हें तो पता है ना जय कि तुम्हारे पापा बस यूं ही गुस्से में बोल गए हैं। आज तुम्हारी दादी की अस्थियां प्रवाहित करने जा रहे हैं। आकर बात करने की और उन्हें समझाने की कोशिश। जय उनकी बात पूरी सुने बिना ही उदास सा वहां से चला गया और अपने कमरे में जाकर बैठ गया। जय और उसके पापा दोनों बाप बेटे कम दोस्त ज्यादा थे। पापा भले ही एक बार को कोई बात अपनी पत्नी को ना बताएं, पर जय को जरूर बताते थे। वैसे ही जय अपने सारे कांड के बारे में पापा को बताता था। वो बात अलग है कि कई बार उसे डांट भी पड़ती थी। थोड़ी देर बाद माँ उसके कमरे में आई और दादी का अस्थि कलश जय के हाथों में थमा दिया। तुम्हारी दादी भले ही आखिरी बार तुमसे ना मिल पाई हो, लेकिन तुम तो आखिरी बार उनसे मिल लो। माँ अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश करती हुई वहां से चली गई। जय, जो अब तक खुद को संभाल कर बैठा था, दादी की अस्थियों को अपने हाथ में आते ही खुद पर काबू नहीं रख सका। उसने उस कलश को अपने सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बह चले। वह दादी को याद कर रोने लगा। कुछ समय बाद किसी के आने की आहट सुन उसने खुद को संभाल लिया। इतने में वैभव उसके सामने आ खड़ा हुआ। भाई, वो कलश। जय ने खुद को मजबूत किया और कलश उसे दे दिया। वैभव ने बाहर जा कलश माँ पापा को दे दिया। वो दोनों अस्थि विसर्जन के लिए चले गए। उनके जाने के बाद जय ने बाकी जो कुछ सारी रस्मों रिवाज थे जिन्हें पंडित जी बता रहे थे, उन्हें पूरा किया। शाम को जय के माँ पापा लौटकर वापस आ गए। जय अपने पापा की नाराजगी को समझ रहा था, लेकिन उसने जानबूझकर देरी नहीं की थी। एक रिश्तेदार ने जब जय के पापा को अकेले पाया तो उनसे बोला, कुछ भी कहें भाई साहब, पर मैं आपके साथ हूं। भला कोई ऐसा करता है? बताओ तीसरे दिन। जय के पापा ने गुस्से से उनकी ओर देखा। माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन मेरा बेटा जो काम करता है ना, वो हर किसी के बस की बात नहीं है, और इसीलिए गर्व है मुझे उस पर। पहले कोई मेरे बेटे जैसा काबिल बनकर दिखाए, तब उसके खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत करे। वह रिश्तेदार अपना सा मुंह लेकर रह गया। पापा की नजर दूर खड़े जय पर पड़ी, जो नम आंखों से उन्हें ही देख रहा था। वो अपने कमरे में चले गए। जय भी उनसे कुछ दूर आ खड़ा हुआ। पापा ने पीछे मुड़कर एक बार उसकी ओर देखा, फिर चुपचाप से सीधे खड़े हो गए। जय धीमे कदमों से उनके पीछे आ खड़ा हुआ। सॉरी पापा, वो। पापा गुस्से से बोल पड़े, हाँ पता है मुझे कि छुट्टी नहीं मिली होगी। जानता हूँ मैं कि वहाँ के कायदे कानून अलग होते हैं। वहाँ सबसे पहले देश होता है, और इसीलिए मैं हमेशा से तेरे आर्मी में जाने के फैसले के खिलाफ था। पर तुझे तो अपने मन की करनी थी, सो कर ली। तू उन लोगों के साथ रहकर भले ही पत्थर दिल हो गया है, पर हम तुम लोगों जैसे नहीं होते। मेरी माँ हर वक्त तेरी चिंता में परेशान रहती थी, पर क्या हुआ? इस वक्त मुझे तुझ पर गुस्सा बहुत आ रहा है। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा। जय मायूस सा वापस जाने लगा कि रुक गया और आगे बढ़ पापा को गले से लगा लिया। पहले कुछ वक्त तक तो पापा ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन जब नाकामयाब रहे तो शांत हो गए। शर्म नहीं आती अपने ही बाप पर अपनी फौजियों वाली ताकत का इस्तेमाल करते हुए? दूर हो जा मुझसे। जब मुझे तेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तू मेरे पास नहीं था। हम आम लोग हैं, हमें नहीं समझ आता कुछ अपने परिवार के अलावा। पापा ने एक और बार खुद से जय को दूर करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं। आखिरकार उन्होंने हार मान ली और फिर खुद ने भी जय को गले से लगा लिया। बहुत अकेला पड़ गया था तेरे बिना। दोनों बाप बेटे अब एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर रोने लगे। उधर ऋषभ अपना काम खत्म कर बाहर से आ रहा था। उसने राशि और सुनी को हॉस्पिटल की तरफ जाते देखा तो उसे पिछली रात वाली बात याद आ गई, जब उसके डांटने पर स्विनी रो पड़ी थी। कुछ समय बाद स्विनी एक पेशेंट को देख रही थी कि उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। स्विनी ने मुड़कर पीछे देखा तो सामने ऋषभ था।
सुनी उसे देख मुस्कुराना चाहती थी कि पिछली रात की डांट याद कर उदास हो गई। उसकी नज़रों में अपने लिए नाराज़गी देख ऋषभ समझ चुका था, लेकिन फिर भी उसने उसे ऐसे दिखाया जैसे उसे कुछ फर्क ही ना पड़ता हो। वह बेरुखी से बोला, ड्रेसिंग चेंज करवानी है। सुनी, हम अभी किसी को बोल देते हैं कि वो आपकी। ऋषभ नाराज होकर बोला, तुम कर दोगे तो कुछ नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। कोई 10-20 घंटे नहीं लगेंगे, 5 मिनट का काम है, फटाफट काम खत्म करो, मुझे जाना भी है। सुनी, जी हम अभी आते हैं। ऋषभ, तुम्हारे कैबिन में जा रहा हूँ, जल्दी आ जाओ, कहकर वो सुनी के कैबिन की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद सुनी मन ही मन बड़बड़ाने लगी। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, कभी भी बुरी तरह डांट देते हैं तो कभी ऐसे रौब झाड़ते हैं कि हम इनके जूनियर ना होकर गुलाम हैं। कल भी बुरी तरह डांटा था और आज भी बस रौब ही जमाना है। हमें तो लगा था कि शायद सॉरी बोलेंगे, लेकिन इनसे कोई भी उम्मीद करना बेकार ही है। कुछ वक्त बाद सुनी अपने कैबिन में पहुंची। वहां ऋषभ बैठा हुआ उसका इंतजार कर रहा था। सुनी उसके सामने चेयर पर जा बैठी और ऋषभ की ड्रेसिंग चेंज करने लगी। ऋषभ खामोश सा कभी सुनी को देखता तो कभी इधर उधर देखने लगता। सुनी अच्छे से समझ रही थी कि ऋषभ के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। कुछ वक्त बाद जब ड्रेसिंग हो गई तो ऋषभ बोला, सुनो, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है, दवा लाकर दे सकती हूँ? सुनी यह सुनकर परेशान हो गई। क्या हुआ, ज़्यादा दर्द है क्या? ऋषभ, तुम दवा लेकर आओ ना। सुनी जल्दी से कैबिन से बाहर निकल गई। कुछ वक्त बाद मेडिसिन लेकर जब वह कैबिन में आई तो देखा कि ऋषभ जा चुका था। सुनी यह देखकर चौंक गई। ये भी अजीब इंसान है, जरा सा भी सब्र नहीं है। खुद ने ही मेडिसिन मंगाई और फिर बिना इंतजार किए चले भी गए। पता नहीं क्या चलता रहता है इनके दिमाग में। सुनी वापस लौटकर जाने लगी कि रुक गई। उसने मुड़कर टेबल पर देखा तो चौंक गई। वह जल्दी से आगे बढ़ी और टेबल के पास जा खड़ी हुई। उसने देखा कि टेबल पर कुछ डार्क चॉकलेट्स रखी हैं और उनके नीचे एक स्लिप थी। सुनी सोच में पड़ गई कि ये यहाँ किसने रखी। जब वो यहाँ से गई थी तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था। सुनी ने अब चॉकलेट्स के नीचे रखी स्लिप निकाल कर पढ़ी, सॉरी। उसे अब समझ से देर ना लगी कि यह किसका काम है। वह खुश होते हुए कुछ वक्त तक ऋषभ के लिखे सॉरी को देखती रही। फिर उसने वो स्लिप फोल्ड कर अपने पास रख ली। मेजर तूफान ने हमें आज पहली बार सॉरी बोला है, भले ही लिखकर बोला हो। इसे तो हम फ्रेम करवाकर हमेशा अपने साथ रखेंगे। वैसे इतने भी बुरे नहीं हैं ऋषभ सर। उसने सारी चॉकलेट्स उठाईं और उन्हें अपने बैग में रख खुशी से गुनगुनाते हुए कैबिन से बाहर चली गई। दूर खड़ा ऋषभ उसे यूं जाते देख मुस्कुरा दिया। चलो, लड़की माने तो सही।